इन डे टू डे लाइफ हम लोग वर्क की बात करते हैं, जैसे आपके स्कूल का वर्क, स्कूल का वर्क समझ रहे हो कि सर हमको ये काम करना था, वो काम करना था, है ना। मम्मी ने बोला जाओ सब्जी ले आओ जाके मार्केट से, काम दे दिया, ठीक है, जाओ नीचे से कोई पार्सल आया लेके आओ। बट वो काम डे टू डे लाइफ में अलग है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क की डेफिनेशन अलग है, समझना भी लिखवाएंगे। और जैसे वर्क है उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, एनर्जी। दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब समझे, जुड़े हुए हैं। कैसे सर? तुम जितना फूड खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। ऐसा भी नहीं कि मैंने ठूस ठूस के खा लिया फिर बीमार पड़ गए। मीन्स यू ईट टू गेट द एनर्जी। तो फूड इज अ फ्यूल बाय विच यू गेट द एनर्जी, और उसी एनर्जी से फिर आप क्या करते हो, वर्क करते हो। क्लियर है ये बात? तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वर्क। हाउ इट इज रिलेटेड? कि इफ अ पर्सन इज डूइंग a certain amount of work in a particular time, तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हो जाएगा वो क्या बोला जाएगा? पावर। क्या बोला जाएगा? पावर। जल्दी जल्दी काम कर रहा है, मतलब थोड़े से टाइम में उसने काम निपटा दिया, इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है। यहाँ पे 10 सिलेंडर रखे थे, सारे के सारे उसने ट्रक पे चढ़ा दिए और बहुत जल्दी चढ़ा दिए, इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है। छोटा बच्चा होगा, हो सकता है वो नहीं कर पाए, जल्दी से नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? ये तो सबसे पहले फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग एक एक करके वर्ड्स को समझेंगे। पहले पढ़ेंगे वर्क के बारे में, फिर पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे पावर के बारे में, एंड देन वी विल लर्न अबाउट सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स लाइक पुली, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड लिखो, वर्क। लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, said to be done। वर्क कब बोला जाएगा? वर्क हुआ है। वर्क इज said to be done by a force, by a force on a body if the force is applied and the force is applied causes a displacement of body, a displacement of a body, of the body or object। Suppose we have a box, इस बॉक्स पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और ये बॉक्स एक सर्टेन इस तरीके से आगे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अगर वर्क तब बोला जाएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में कि अगर फोर्स लगाने पर उस बॉडी में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। फोन करना है। वेरी गुड, एफ एस कॉस थीटा, वेरी गुड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। क्या गलत बात है भाई? नजर लगा दे। तुम ऐसा करना, जहां कहीं जो कोई मिले उससे कहना कि हमारे सर को सब्सक्राइब करो। सुनो, तो वर्क कब बोला जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में? कब बोला जाएगा? जब फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पर और दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, एस। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? नाउ तो वर्क डन की दो मेन कंडीशन है।
नंबर 1 फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज अ फोर्स must act and the second thing is the body must be displaced from one position to another. अगर मैं इस दीवार पे ऐसे बोर्ड पे धक्का लगा रहा हूं, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या वर्क डन होगा? नहीं। और मैंने फोर्स ही नहीं लगाया, F0 कर दिया, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब वर्क डन दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्या क्या? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। तो इन दो चीजों को कंबाइन करके हमें फॉर्मूला मिलता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ यहां तक? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में इतनी ही डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है, बट मैं थोड़ा सा और लेवल अप करूंगा इसका। फॉर्मूला वर्क डन के लिए, फॉर्मूला फॉर वर्क डन आप लिख के आना F डॉट S कॉस थीटा। क्या लिख के आओगे? कॉस थीटा। ये भी मैटर करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन क्या है, मतलब एंगल क्या है। सॉरी, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी है, टॉय है, उसको तुम इस तरीके से खींच रहे हो रस्सी से, तो F इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट गाड़ी इस डायरेक्शन में कर रही होगी। इनके बीच में एंगल कितना है वो भी मैटर करता है कि वर्क डन कितना होगा। क्लियर हो गई बात? ये उस चीज के लिए फॉर्मूला ये याद रखना। ये हो गया आपको थोड़ा सा एडवांस बता दिया मैंने। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये कॉस थीटा क्या होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो कि हमारे पास क्या है? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। एस मतलब क्या है? फोर्स। एफ फॉर फोर्स, एस मींस डिस्प्लेसमेंट। और ये जो कॉस थीटा है इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ दिस एंगल थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है इसका कोसाइन। अब इसकी मैं वैल्यूज आपको बता दूंगा और फिर किसी पर्टिकुलर टाइम जब मैं इस चैप्टर के वर्क डन ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, तब आपको ये कॉस थीटा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। बट अभी के लिए इतना समझो कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? समझ में आया यहां तक? हाँ या ना? 9th क्लास में हो यहां तक भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी किताब को उठा लिया जो ओलंपियाड की है, एनटीएससी की है, ठीक है, तो उसमें कॉस थीटा भी दिखेगा। फिर बोलोगे कि सर 9th में आपने कॉस थीटा के बारे में नहीं बताया, ये क्या होता है, क्यों होता है। क्लियर है? बट अभी समझेंगे इसको भी। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या दिमाग में रहना चाहिए? एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बताओ, एंगल बिटवीन, बोलो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? हाँ, डिस्प्लेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्लीज सब्सक्राइब करवा दीजिए। बोलो। नहीं नहीं, हमारे ही सर हैं। अब सुनो, अच्छा देखो ध्यान से, जैसे अग्रिम है, अग्रिम देखो हमारा भीम जैसा है ना भाई। तो अग्रिम से मैंने बोला एक ऐसा बड़ा पत्थर है 20-25 kg का है,
और उसको उठाना है, तो अग्रिम क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और उसको उठाएगा। तो क्या होगा, फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। जितना ज्यादा ऊपर तक उठाएगा उतना ही ज्यादा इसको वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो कि नीचे था और एक फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, तो सीढ़ियां चढ़ के ये गया, तो ये कुछ वर्क करके गया होगा, क्यों, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ पत्थर का क्या किया इसने, डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इसको वर्क, ये वर्क कर रहा है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है। अब सुनो, वर्क इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, देखो जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा वर्क होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात सबको, चलो गुड। नाउ तो दो फैक्टर हैं, तो अगर तुमसे पूछा जाए फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स, द वर्क डन, factors on which the work depends, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1, पहला क्या है, फोर्स, दूसरा क्या लिख के आओगे, डिस्प्लेसमेंट, एंड देयर इज वन मोर, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है सबको। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा, इन तीन चीजों पर क्या करता है, वर्क डन डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात, ये सबको समझ में आ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है, फोर्स है, क्लियर हुआ। तो वर्क डन अगर तुमसे पूछा किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो फोर्स लिख के आओगे, डिस्प्लेसमेंट लिख के आओगे, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, राइट डाउन यूनिट ऑफ वर्क। आंसर इज जूल, क्या है, जूल। और ये है इसकी एसआई यूनिट, ये बात ध्यान रखना है, क्या है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब एक बात याद रखना, अगर किसी बच्चे का मैंने कभी आंसर ऐसे देख लिया, कैसे कि वर्क डन लिख रहा है वो 10 जूल, ये लिखा हुआ गलत है, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट का नेम है, और जब नेम पे होती है किसी की यूनिट तो हम क्या लिखते हैं, एक सिंगल लेटर लिखेंगे, वो भी कैपिटल का, ठीक है। या फिर क्या करोगे, 10 जूल लिखोगे तो फिर पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, क्लियर हो गई बात। ये अगर नाम है तो उसको पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो, तुमसे पूछा जा सकता है डिफाइन 1 जूल, क्या पूछा जाएगा, डिफाइन 1 जूल। 1 जूल को डिफाइन कीजिए, क्या पूछा जाएगा, डिफाइन 1 जूल। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कितने न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का, और कितना डिस्प्लेस हो जाए, कितना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 1 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल। सो बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल if 1 Newton force is acting on the object and displaces it through a displacement of 1 meter। अगर तुमने 1 न्यूटन का धक्का लगाया, फोर्स लगाया, और कितनी बॉडी जाए, 1 मीटर, तो कितना वर्क किया आपने, 1 जूल। क्लियर हुआ ये सबको, सबको समझ में आ रही है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, बताओ वैष्णवी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, जूल। 1 जूल कितना होता है अर्पित सिंह, वो 1000 बोल रहा है। 1 जूल कितना होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, खत्म काम। अब उसमें क्या दिमाग लगा रहा, 1000 सामने लिखा मैंने अभी अभी, इसका मतलब है कि टेंशन कम है तुम्हारा। पीछे समझ में आया, क्या नाम है,
हाँ समीर, हाँ समीर समझ में आ रहा है पक्का? खाओ मां कसम, समझ में आ रहा है अच्छे से? आज फर्स्ट डे है और ये फर्स्ट मतलब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर हुआ? ये तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिकेय, समझ में आया? चलो इधर अर्पित पाल, इधर प्रांजल, सबको समझ में आ रहा है? तो 1 जूल ऑफ वर्क इज 1 न्यूटन टाइम्स 1 मीटर। राइट डाउन। डेफिनेशन लिख लो। 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done if a force of 1 Newton displaces the object through 1 meter along the direction of force, line of action of force, line along the direction of line of action of force। बातें मत करो, बातें मत करो, सारा टेंशन यहां होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? तो 1 joule of work is said to be done when the 1 Newton is force applied on the object and it displaces through a distance of 1 meter। अब आगे आता है बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क। नंबर 1 राइट डाउन, किलो जूल। क्या है? किलो जूल, रिप्रेजेंटेड एज के जे। 1 किलो जूल कितना होगा? 1000 किलो मीन्स क्या होता है? 1000 जूल। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट लिखो मेगा जूल। मेगा जूल, मेगा, दैट इज mj। 1 मेगा जूल कितना होगा? 10 to the power 6 जूल। कितना होगा? 10 to the power 6 जूल। नेक्स्ट इज गीगा जूल, दैट इज जे। जी फॉर गीगा, जे फॉर जूल। और 1 गीगा जूल कितना होगा? 10 to the power 9 जूल। 10 to the power 9 जूल। हाँ ऐसे बहुत सारे, टेरा पेटा, ठीक है। बट हाँ इधर 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 पीछे क्या डिस्टरबेंस कर रहा है? तो हमारी बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है? किलो जूल में भी आंसर हो सकता है, मेगा जूल में भी हो सकता है, गीगा जूल में भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो वर्क एक। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटिटी 2 टाइप की होती है जब आप लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा था। तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, एंड ओनली हैव मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और एक और चीज, दे मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि करंट के पास भी क्या है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बोलो, तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब नोट करके अलग से लिख लो दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। इट मींस दैट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड।
it has only magnitude but no direction. Now write down work done by the constant force. Write down work done by the constant force. Work done by a constant force. Constant force का मतलब समझे? What is the meaning of this constant force? जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है? कांस्टेंट है, सेम है थ्रू आउट द, जब तक हमने ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 ही न्यूटन का लगाए जा रहे हो। क्लियर है बात? तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, सबसे पहला केस पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल। राइट डाउन हॉरिजॉन्टल वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स if the force applied in horizontal direction का मतलब समझे? केस नंबर 1, when the force applied in the horizontal direction, इस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट खिसक के डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया। Let's say this displacement is s. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और चीज, अगर तुमसे पूछा जाए फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था, एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? बोलो। फोर्स इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा? कैसे 180 बोल रहे हो तुम? वो इक्वल होगा। एंगल कितना बन रहा होगा? ये एक रे है, दूसरी भी रे इधर ही है, एंगल कितना है? 0। किसने बोला 0? हाँ, तो अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। कितना हुआ? 0 डिग्री। उस केस में वर्क डन कैसा आएगा? F इंटू एस, वो भी पॉजिटिव का। समझ लो इस बात को, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा है। अच्छा सर, ये आपने बोला कैसे कैसे, हमें थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ? नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये भी नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें? ये नहीं पता, क्या नहीं पता इसमें? ये W है, ये F है, ये S है, कुछ समझ नहीं आया क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसा कब आता है फॉर्मूला? जब थीटा कितना होगा? 0। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो फोर्स ऐसे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। कितना लग रहा है? थीटा एंगल बन रहा है इसका, ठीक है? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया एफ एस कॉस थीटा, मतलब इस चीज पर डिपेंडेंसी होगी, एंगल पर डिपेंडेंसी होगी कि वर्क डन कैसा होने वाला है, ठीक है? क्लियर है ये बात? तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका जब फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लोगे, उसको लिखा जाएगा F cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाले को लिखा जाएगा F sin थीटा। क्लियर हुआ यहां तक? तो हमें यह देखना है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, उसी डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है।
कितना है फोर्स का कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा। और वही एफ कॉस थीटा अगर मैं यहां लिख दूं उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करूं डिस्प्लेसमेंट से, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो एफ कॉस एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा कितना था, 0। अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो इधर थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। और यही वैल्यू हमने 1 रखा, तो वर्क डन क्या निकल आया, वो एफ इंटू एस। अच्छा ये +1 लिखना, कितना होता है, +1। तो +1 की वजह से एफ इंटू एस आ गया। आ रही बात समझ में। और वो भी वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव का। कैसा आया, पॉजिटिव का। ठीक है, वर्क डन जो आया है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव का। क्लियर हुआ यहां तक। कॉस 0 की वैल्यू, अच्छा यहां पे एक टेबल बना देते हैं आपके लिए, वो टेबल आप लर्न कर लो, वो एक पर्टिकुलर एंगल्स के लिए है, ताकि अगर आएगा तो उन्हीं केसेस में से आएगा आपके लिए। देखो ध्यान से, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो हो गए थीटा। कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पर होगी +1, ये होगी √3/2, ये होगी 1/√2, ये होगी 1/2, और इसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। और एक और याद रखना, 180 के लिए, किसके लिए, 180 के लिए, 180 डिग्री अगर है, थीटा अगर 180 डिग्री है, तो आंसर क्या होगा कॉस थीटा का, -1। ये वैल्यूज अभी लर्न कर लो। 0 पर 1, 180 पर -1, 30 पर √3/2, 45 पर cos 45 कितना होगा, 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 180 -1। इतना समझ में आया। ये वैल्यूज लर्न कर लेना। अब देखो इसी चीज से हम लोग पूरा सब कुछ सॉल्व करेंगे। देखो हाँ हाँ डायग्राम, अब ये भी नहीं समझ में आया, तो ये भी देखो। तो रहने दो, छोड़ दो उसको, फिर से समझा रहे हैं। अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल कितना है, थीटा। तो वर्कडन कैसे निकाला जाएगा, सर वर्कडन निकाला जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा से। इतनी बात समझ में आ गई। वर्कडन कैसे निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, कोसाइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, और मैंने उनकी वैल्यूज आपको बता रखी है। ठीक है, अब देखो पहला केस, अगर मान लो थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री, क्या हो जाए, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि एक ये बॉक्स है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर एंगल कितना है, एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है बताओ, 1 होता है। मतलब इस केस में वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू एस कॉस 0, और कॉस एस की, ये कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो फोर्स कितना, वर्क डन कितना आ गया, एफ इंटू एस। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा मान लो कि इसके बीच में ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है। तो केस नंबर 2, जब थीटा हमने कितना ले लिया है, 30 डिग्री, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, √3/2, इसकी वैल्यू डाल दी, एफ इंटू एस। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा तीसरा केस, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है कि ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, एंगल कितना है, 45 डिग्री। और अगर 45 डिग्री है तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, एफ इंटू एस कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, बोलो, 1/√2। तो आंसर कितना है वर्क डन का, एफ इंटू एस अपॉन √2। ये बात समझ में आ रही है।
अब कॉस अगर 60 डिग्री हो, एंगल कितना हो 60 डिग्री, लेट्स से ये एक बॉक्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल 60 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा F इंटू एस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो वर्क डन क्या हो गया F इंटू एस डिवाइड बाई 2। बोलो ये समझ में आया। फिफ्थ केस, ये कौन सा केस था, ठीक है कौन सा केस था, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ केस देखो, अगर वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स 90 डिग्री पर है, बोलो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आंसर क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा 0। आ रही बात समझ में, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुआ ये। अच्छा अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है जहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो रहा है इन दोनों के बीच में 180। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा F इंटू एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा वर्क डन क्या आएगा -F इंटू एस, मतलब वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो हमने एक चीज देखी, फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पर वर्क डन कैसा था बोलो, पॉजिटिव था। थीटा 30 पर भी पॉजिटिव है, 45 पर भी पॉजिटिव वर्क डन है, बोलो ये सब पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। 60 पर भी पॉजिटिव वर्क डन है, 90 पर वर्क डन क्या हो गया 0, और 180 पर क्या हो रहा है नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात ये। बट डिपेंड किस पे करता है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 होना एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। क्लियर हुई ये बात। क्या आपको अगर मैं एंगल दूं और फोर्स दूं, डिस्प्लेसमेंट बता दूं, तो क्या आप बता पाओगे कि वर्क डन कितना हुआ है। क्लियर है ये बात। चलो मान लो ये सब पहले नोट कर लो, पहले इतना नोट करो, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि अगर आएगा तो 9th क्लास में तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ कौन से, दो ही नहीं, दो नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, वो इससे ही आया है, वो फॉर्मूला इससे ही आया। जब थीटा 0 रख रहे हो तो देखो क्या बन रहा है, बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला मेन है। हाँ यही मेन है, बट वो होता है ना कि तुमको अभी ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी, इसलिए सिर्फ ये सिंपल केस बताया जाता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन होता है। लेकिन अगर तुमने इस चीज को समझ लिया, अभी इस चीज को मैंने तुम्हें बता दिया है कि हाँ बस तुम ये याद कर लो, इस चीज पर भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात ये। इसका ही स्पेशल केस है ये W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर हुआ ये, सबको समझ में आ रहा है। मतलब ये है बड़ा पापा, सब ये सब इसके क्या है, चेले हैं, मेन डॉन ये है, ये इसके केसेस हैं। केसेस का मतलब समझ में आ गया कि थीटा 0 ले लोगे तब क्या होगा, थीटा 30 डिग्री ले लोगे, 60 डिग्री ले लोगे, 45 डिग्री ले लोगे, 90 डिग्री ले लोगे, तो हर बार वर्क डन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर हुआ ये, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी बस ये कहीं मार्जिन पे या अलग से कहीं बॉक्स में आप इस चीज को नोट कर लो, क्योंकि आएगा एंगल तो यही वाले एंगल आपको देगा वो। हेलो एवरीवन, अनमोल वर्मा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है। चलो फटाफट नोट कर लिया। देखो
तो हमारा जो मेन चीज है वो ये है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इसी फॉर्मूले से हमने सब कैलकुलेट किया है। तो वर्क डन आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, और नेगेटिव वर्क डन भी हो सकता है। अब समझते जाना पॉजिटिव कब होगा। अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है या इक्वल है, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात ये? अगर एंगल 0 डिग्री है या उससे बड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री से एंगल कम है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। एक टॉय ट्रेन है, तुम्हें वो जो एक खिलौना है ऐसे खींच रहे हो, एंगल रहेगा 90 से कम रहेगा, 0 से, ऐसे खींच रहे हो अगर इस बॉक्स को, ये देखो 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। यहां से लेके पूरा 90 से कम की जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए वर्क डन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। याद रहेगा इस चीज को। क्या ये कंडीशन समझ में आ गई कि एंगल अगर 90 से कम है, 0 से बड़ा या इक्वल है, कोई भी एंगल ले लो, 15 डिग्री, 22 डिग्री, कितना भी ले लो, 35 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, बट वो ये स्टैंडर्ड एंगल की तुम्हें वैल्यूज दे रखी है, मैंने ये स्टैंडर्ड एंगल बताया आपको, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या आता है? पॉजिटिव। अगर थीटा 90 हो जाए, ध्यान सुनो, अगर थीटा क्या हो जाए? 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या लिख के आओगे? 0। अभी सिचुएशंस भी बताऊंगा कब होता है ये। क्लियर हो गई बात ये? हाँ या ना? अगर थीटा कितना हो, अगर थीटा कितना हो? 90, तो वर्क डन क्या लिख के आओगे? 0 लिख के आओगे। बस तुमको ये देखना है कि थीटा कितना है? 90 डिग्री। वर्क डन क्या रहेगा? 0। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। तुमने क्या किया? एक बाल्टी को ऐसे उठाया, मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो तुम्हारा फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बोलो, ठीक है। और जब बाल्टी लेके तुम आगे की तरफ बढ़ोगे तो बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? बोलो, इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, 90 डिग्री एंगल हो रहा है क्या? अरे रुक तो जा यार, तू पहले, मैं यहां पे तेरे को सीढ़ियां चढ़ा रहा हूं, तू फुदक के सोच रहा है कि मैं एकदम से 16वीं वाली पे चला जाऊं, फट जाएगा ऐसे पैर। सुन तो सही, पहले कान दो दिए, सुनो ज्यादा, है ना। वो पहले सोचने लगा कि सर वो 0 कैसे हुआ। अरे मैं बता तो वही चीज तो रहा हूं, 0 क्यों होगा, ये 0 मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है। तुम फोर्स लगा रहे हो उस बाल्टी पे ऊपर की तरफ, लेकिन बाल्टी लेके जब तुम आगे चलोगे तो क्या हो रहा है? बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो वर्क डन तुम निकालने की कोशिश करोगे, लिखोगे F इंटू एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? वर्क डन क्या आ गया? याद रखना हमेशा कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के साथ, अच्छा ये वेक्टर साइन लगा रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। बट ऐसे देखो, अगर फोर्स हमेशा क्या रहे? डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर, वर्क डन क्या आएगा? 0। क्लियर हो गई बात ये? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये? सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है, शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। क्या नहीं आया? 0 कैसे बता दिया? देखो मैडम, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं, वर्क नहीं हो रहा है उस केस में, क्योंकि एंगल 90 है। मैंने तुमको 3 चीजें बताई, फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और एंगल कितना उस पर भी डिपेंड करेगा।
कूली तुम्हारा बैग लेके ऐसे ऊपर रख के जा रहा है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन 0 है, काम कर रहा है, वो काम डे टू डे लैंग्वेज में है 0, डे टू डे लाइफ में बोल रहे हो कि वर्क कर रहा है, लेकिन द एक्चुअली फिजिक्स के लैंग्वेज में उसका वर्क 0 है। नहीं आया समझ में अभी? उस वो जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में दे रहा है, डायरेक्शन ऊपर हो गया फोर्स का, और वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, एंगल कितना है, cos 90, परपेंडिकुलर, अगर याद रखो परपेंडिकुलर अगर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या आएगा? आ रही बात समझ में? परपेंडिकुलर है, आंख बंद करके 0 लिख के आओगे। अब सुनो, वर्क डन नेगेटिव कब होगा ये समझो, वर्क डन नेगेटिव कब होगा? अगर एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा या फिर इक्वल हो, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। अब इस बात को समझो, डायग्राम से समझो। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा ये वाला क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 90 से, वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वर्क डन क्या रहेगा? वर्क डन क्या रहेगा? 0। ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे, वर्क डन कैसा होगा? यहां एंगल कितना होगा? लेस देन 180, ग्रेटर देन 90, वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सपोज दैट ये जो साइकिल है, मान लो ऐसे साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, लेकिन इसके टायर के और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? आगे। एंगल कितना हुआ? एंगल 90 बोल रहा है, एंगल कितना हुआ? 180 हुआ। तो अगर तुमसे बोला जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस केस में, आंसर बोलोगे नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव में भी वो भी कितना? F इंटू एस, जितना फ्रिक्शन फोर्स है मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। एंगल कितना बना इन दोनों के बीच में? 180। cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। क्या होती है? -1। तो फोर्स इज इक्वल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज एंड मल्टीप्लाइड बाय cos 180 इज इक्वल टू वर्क डन। इधर क्या रखोगे? cos 180 -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो, वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई? वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल 90 से कम हो, 0 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा। अगर 90 डिग्री एंगल बन गया, समझ जाना वर्क डन क्या आने वाला है? 0। नेगेटिव कब आएगा? जब एंगल 90 से बड़ा हो और 180 के इक्वल या फिर उससे छोटा हो। ये बात समझ में आ रही है? चलो, थैंक यू। बोलो, ये बच्चों सबको समझ में आया? समझ में आया? मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, इतना है नहीं वैसे तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, लेकिन तुमको वो सारी चीजें बताती हैं। ये किसका है? ये तुम लोगों में से छोड़ के गया था कोई यहाँ पे? हाँ, डॉम्स का है ये। हाँ, दे दो। अब सुनो,
क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, अ बॉय इज पुलिंग अ टॉय विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉय इज लेट्स से 100 मीटर, एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। चलो क्वेश्चन 2, suppose that there is a body which is rotating in a circular path, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, वर्क डन कितना आएगा बताओ? वर्क डन कितना होगा? कितना आ रहा है? वेरी गुड। W इज इक्वल टू क्या रखोगे? F इंटू एस कॉस थीटा। फोर्स लग रहा है 50, ये 100 मीटर, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? बोलो 1/2। आंसर इज 2500 जूल। क्लियर हुआ ये? तो ये इसका मतलब समझ में आ गया? ये कॉस थीटा, हाँ समझ में आ रहा है? घबरा तो नहीं रहे होगी? कॉस थीटा दिख रहा है तो बड़ा पता नहीं क्या है, हाय दैया तौबा करने लगे, हाँ क्या है पता नहीं ये क्या पढ़ा दिया। बस अभी तुम्हें वो वैल्यूज याद रखनी है, बस कॉस की वैल्यूज। इसमें बताओ क्या होगा? इसमें वर्क डन क्या होगा? तो याद रखना, जब तुम एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट रिवॉल्व कर रहे हो, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। वर्क डन क्या रहेगा? 0। याद रहेगा? याद रहेगा या हाँ या ना? वेरी गुड। अब सुनो, सपोज करो ये टेबल है, इस टेबल पर एक किताब रखी हुई है, ये किताब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ क्या होगा? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 0। क्यों भैया 0 बोला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा बच्चा? 0। आ रही बात समझ में? तो एक बात याद रखना, एक तो ये ग्रेविटी वाला, एक कूली वाला, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, इन सब केस में क्या लिख के आओगे? आ रही बात समझ? लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होता है, जरा ध्यान से सुनना। जब तुम बाल्टी को लेके ऐसे चल रहे हो तो बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, चल रहे तो बाल्टी डिस्प्लेसमेंट कैसे है? आगे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल की तरफ। तुमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है, या अगर हम बोले कि ग्रेविटी की वजह से कितना लग रहा है, इस केस में 90 डिग्री एंगल होगा। वर्क डन क्या लिख के आओगे? 0। लेकिन अगर तुमने इस बाल्टी को लिफ्ट अप किया है, क्या किया है? लिफ्ट अप किया है। क्या किया है? उठाया है। तो तुमने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, बाल्टी उठी भी उसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। इस केस में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तुम्हारी वजह से वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर तुमने बोला कि तुम अगर बोलते हैं कि आप ऐसे उठा रहे हो, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? तुमने ऐसे बाल्टी लिफ्ट अप की है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। थीटा कितना बन रहा है? वर्क डन क्या हो जाएगा? इसी केस में तीनों सिचुएशन आ रही हैं, लेकिन कब? अगर बाल्टी ऐसे जा रही है तब तो तुम्हारी वजह से वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन क्या रहेगा? 0। लेकिन तुमने ऐसे बाल्टी को लिफ्ट अप किया है तो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। तीनों ऐसी सिचुएशन समझ में आई? बस दिमाग लगा लेना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है या वर्क डन बाय द मैन है, क्या है? आ रही बात समझ में? चलो
नोट कर लो इस चीज को। और इसी के साथ चैप्टर नहीं खत्म भैया, वर्क डन वाला जो सेक्शन है वो खत्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? वर्क की एसआई यूनिट, वर्क के फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा। थीटा भी याद रखना, बुक में हो सकता है दिया हो ना दिया हो, मुझे नहीं पता, देखो कहीं लिख रखा है, कहीं एंगल के बारे में डिस्कशन कर रखा है एनसीईआरटी ने। अरे कैसे बात कर रहे हैं? एंगल का डिस्कशन है नहीं एनसीईआरटी में, देखो बोलो इधर अभिषेक, समझ में आया? समीर समझ में आया? पक्का? चलो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। बताओ वर्क डन कितना होगा? बताओ वर्क डन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स 200 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। जल्दी से बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। 2 मिनट बता लग रहे हैं तेरे को। वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। बेवकूफों की दुनिया में मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। -1999 पता नहीं क्या बके जा रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी, किसको बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में? -2000 जूल, और वी कैन से दैट, हेलो हेलो हेलो, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? -2 किलो। ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब सुनना, एक आदमी है, उसने एक बॉक्स का वेट जो मास है वो कितना है, उसको उठाया है 10 मीटर तक। कितनी मीटर तक? अरे भैया लेके गया है 10 मीटर तक, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, कुछ भी मान ले। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। मास दिया है, ग्रेविटी दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि फोर्स कितना लग रहा होगा इस बॉक्स पर, कितना लग रहा है? mg। mg के बराबर ही तो वो क्या करेगा, वो जो mg लग रहा है उसी उतना ही तो फोर्स लगाएगा वो मैन उसको उठाने के लिए। तो आंसर क्या लिखोगे? ये हो गया फोर्स, m मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई चीज लिफ्ट अप कर रहे हो किसी भी हाइट h तक, मास m है और g की वैल्यू ये है, तो वर्क डन क्या लिख के आओगे? mgh। m का फॉर्मूला में रख दो, 5 है, ये 10 है और ये भी 10 है, कितना आएगा? 500 जूल। बोलो, वेट भी लिख सकते हो बट वो ही है। क्या हुआ बोलो? नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? अच्छा नहीं आया समझ में? देखो फिर से समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक मैन ने इस बॉक्स को जिसका 5 kg मास है उसको उठा के कितनी हाइट तक लेके गया है? 10 मीटर की हाइट तक लेके गया। व्हाट इज द वर्क डन? तो जो फोर्स लगा रहा है मैन, वो किसके बराबर लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही तो लगाएगा।
तभी तो उठा पाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कम लगा रहा है तब तो उठा ही नहीं पाएगा। आ रही बात समझ में? तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? फोर्स बाय द मैन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बाय द मैन कितना होगा? वही होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कितना किया उसने? कितना किया है हाइट का? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय एच। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला बनेगा। बोलो। अगर किसी चीज को ऊपर उठा रहे हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? mgh। मास कितना था? जी की वैल्यू मैंने कितनी बोली थी? एच की वैल्यू कितनी है? सारी चीजें एसआई यूनिट में लिखी। ये केजी में था, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये भी मीटर में। तो आंसर आ जाएगा एसआई यूनिट में ही। आंसर हो जाएगा कितना? क्लियर हुआ ये? आ गई बात समझ में? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक आदमी इस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। टोटल सीढ़ियां 45 हैं, 45 स्टेयर्स हैं। हर एक की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और उस इंसान ने, एक इंसान इस पे चढ़ रहा है, सिलेंडर लेके चढ़ रहा है। लेट से 15 केजी का सिलेंडर है। कितने केजी का है सिलेंडर? कितने केजी का है? 15 केजी का है। एक सीढ़ी की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। बताओ कितना वर्क डन होगा अगर ये 45 सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है? टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बताओ, फटाफट आंसर बताओ। फोर्टी फाइव स्टेयर्स हैं और हर एक बार वो कितना चढ़ रहा है? 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप ये दिखा लो कितनी हाइट तक वो लेके गया, फटाफट। फॉर्मूला यही लगेगा, बस तुमको ये एच निकालना है, वो भी मीटर में। तो वर्क डन इज इक्वल टू मास कितना है बताओ अर्पिता? 15। जी की वैल्यू 10। हाइट बताओ? 45 सीढ़ियां हैं, 15 सेंटीमीटर हर एक की हाइट है। कितना आएगा? 7। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा? इतना रख दो। 150 इंटू 6.75 और वी कैन से 15 इंटू 67.5 जूल। आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब तुम बोल रहे होगे कि सर ये इधर भी तो चल रहा होगा ना, वो उस केस में वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? तो हमें सिर्फ ये देखनी है हाइट, कितनी हाइट तक लेके गया वो। क्लियर हुआ ये? हाँ, क्या हुआ? अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो यहां पर देखो, यूनिट कन्वर्ट कर दी मैंने। अगर तुम ये चीज यहां रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताओ रिया? हाँ, वो मीटर में लिखना है तो मीटर, यहाँ पर सारी चीजें आप ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो ये एच भी मीटर में लोगे, ऐसा यूनिट में लोगे। हाँ हाँ, अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे, करो, बताओ आंसर कितना आएगा? चलो एक बार और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अ पर्सन डज द वर्क इक्वल टू, लिखो, एक पर्सन है जिसने वर्क किया है 2500 जूल का इन क्लाइंबिंग अ ट्री ऑफ हाइट, एक ट्री को चढ़ने में जिसकी हाइट है 5 मीटर। व्हाट इज द मास ऑफ दैट पर्सन? बताइए उसका मास कितना होगा? टेक द जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो
person has done the work of 2500 joule to climb a tree of height 5 meter. Calculate the mass of that person if g is 9.8 meter per second square. चलो w is equal to mgh कर दो, और तुमको निकालना है मास, तो क्या करोगे, w अपॉन g इंटू h. करो भैया, करो कैलकुलेशन. W is equal to 2500 डिवाइड बाई 5 इंटू 9.8. कितना आ जाएगा ये, तो 500 डिवाइड बाई, और वी कैन से 5000 डिवाइड बाई, दिस विल बी रफली अराउंड 5000, 51 kg. क्या हुआ, रुको भैया, अभी और सवाल लगवाएंगे. रुको. अ बैग ऑफ व्हीट, बोरा है, बोरा गेहूं का, मास दे रखा है 200 केजी. कितना केजी दे रखा है, 200 केजी. टू व्हाट हाइट शुड बी इट रेज्ड, कितनी हाइट तक इसे उठाना पड़ेगा अगर हमें वर्क डन करना है 2800 जूल्स, सॉरी 9800 जूल्स. टेक जी इज इक्वल टू 9.8. कितनी हाइट तक उठाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा 9800 जूल. वर्क डन करना पड़ा कितना, 9800 जूल. मास इतना था, बताओ कितनी हाइट तक उठाया गया उसको. टेक जी इज इक्वल टू, फटाफट बताओ. ऑनलाइन वाले जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो, और इसका सॉल्यूशन आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ. दिस इज द क्वेश्चन. बताओ कार्तिकेय. अबे यार, W इज इक्वल टू एम जी एच. H निकालना है तो W को mg से डिवाइड कर दो. वर्क डन हुआ है 9800. मास कितना है भैया, 200. G की वैल्यू 9.8. इसका एक डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 चढ़ जाएगा, इससे कट जाएगा ये 1000 आ जाएगा, और 1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 200 से तो 2 0 ये कट जाएंगे. आंसर कितना आएगा, 5 मीटर तक लेके गए हो इसको. अब भी सवाल नहीं आ रहा है तुमसे, क्या करोगे तुम लोग. चलो अगला टॉपिक डालो, एनर्जी. टाइम हो गया है, कल फ्रेश स्टार्ट करें एनर्जी. चलो कॉपी में डाल लो एनर्जी.